चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बना लिए होंगे, जो लोग नहीं बनाए हैं डिस्कशन देखिए। और आप लोग भी एप्लीकेशन वाले, आज हो सकता है कि पीडीएफ थोड़ा सा लेट गया होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मैं व्यस्त था आज। आपको बिल्कुल टाइम से सब कुछ जाएगा और सब कुछ अच्छे तरह से देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड रखना है, ठीक है ना? ये व्हाइट बैकग्राउंड से प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस से फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को सीपी और वस्तु के सीपी और एसपी दोनों में 200 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ 20% हो जाएगा। तो वस्तु का मूल सीपी क्या होगा? अब ये देखिए, सबसे पहले वो क्या किया है, सीपी और एसपी दोनों में ही 200 रुपए बढ़ा दिया है। पहले हो रहा था आपको 25% का लाभ, तो 25% के लाभ का मतलब 1/4 का लाभ। जब भी आप लाभ को फ्रैक्शन बनाते हैं तो नीचे आपको सीपी नजर आता है, और प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट, और लॉस रहेगा तो ऊपर में लॉस। आप क्या कीजिए, अनुपात की राशि x मान लीजिए। क्यों हम अनुपात की राशि x मान रहे हैं? क्योंकि आगे वृद्धि करना है रुपया में। तो देखिए सीपी और एसपी, आपका सीपी कितना है? 4x। 4x की वस्तु 1x के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 5x पर बेचेंगे। अब हमें कहा सीपी को भी 200 बढ़ाइए और एसपी को भी 200 बढ़ाइए, तो अब जो हमें होगा वो कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ, यानी 1/5 का लाभ। तो 1/5 के लाभ का मतलब है कि नई वाली सीपी आपको क्या दिखेगा? 5 दिखेगा, और एक लाभ अगर जोड़ देंगे तो नई वाली एसपी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप सीपी में जोड़े हैं, एसपी में भी जोड़े हैं, तो आप जोड़िए या घटाइए। पुराने सीपी में कुछ भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो है सीपी तो सीपी ही आएगा, बस वो नया वाला सीपी एसपी हो जाएगा। तो अब आप देखिए, जो सीपी और एसपी का आपको रेशियो जो दिख रहा है वो नए वाले के बराबर होगा, तो नया वाला सीपी कितना? 5 नजर आएगा। एक लाभ के साथ एसपी कितना? 6 नजर आएगा। पुराना सीपी 4x, 1x लाभ के साथ एसपी 5x। सीपी को 200 बढ़ाए, एसपी को भी 200 बढ़ाए, तो बढ़ाने के बाद जो नया सीपी एसपी बना है उसमें सीपी 5 और एक लाभ के साथ एसपी 6। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। 24x 25x 1x का अंतर होगा, ये 1200 ये 1200 का अंतर होगा, यानी x का मान 200 आएगा। और जब x का मान 200 आ चुका है तो 4x का मान क्या होगा? 400 हो जाएगा। 4x का मान क्या होगा? 400। यही आपका रियल सीपी हो जाएगा। और सॉरी, x का मान 200 ना है तो 2 चौके 800 हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। जिन्हें लिखना है जल्दी से लिखिए। हो गया होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी एकदम साथ साथ काम करते चलिए, विलंब नहीं करना है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 7:4:3 है। बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। हमें कहा ए और बी में 5:6 के अनुपात में मिक्सर है जिसे लेकर मिलाया गया।
तो एक नया मिश्रण बनेगा, उसमें चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, चॉकलेट और दूध का रेशियो ए में 4:3 है, बी में 5:2 है। बहुत अच्छे। अब आप जानते हो एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी। ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात बी में भी चॉकलेट और दूध का अनुपात। साथ ही साथ आपसे यह भी कह दिया कि ए और बी जो बर्तन है ना, जो मिश्रण है, उसके खुद के वजन का रेशियो जो है वो 5:6। अब आप इनको मिलाइए और मिला के एक तीसरा मिक्सर बनाइए और उसमें चॉकलेट का प्रतिशत बताइए। सोचने वाली बात यह है कि हम आज चॉकलेट और दूध के पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण को मिलाएंगे, अब तब तीसरा मिश्रण बनेगा। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो जैसे वो बोला है वैसे मिलाएंगे। तो चूंकि उसने हमसे कहा है कि इन दोनों के वजन का रेशियो 5:7 है, तो हमें पहले देखना होगा कि क्या इसका वजन और इसका वजन वाकई 5 और 6 में है। अगर नहीं होगा तो 5 6 बनाना पड़ेगा। तो आइए जरा वजन देखते हैं। 4 3 7, 5 2 7। क्या लगता है कि रेशियो लेंगे तो 7 और 7 का रेशियो कभी 5 और 6 हो पाएगा? ये तो 1:1 न हो जाएगा। तो जब 1:1 हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए 5:6, तो इसको 5:6 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसमें 6 से गुना, ताकि 7 से 7 कट भी जाए तो 5:6 हो जाए। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 5:6 बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा गुना किससे? तो 5 से इसमें भी करना होगा और इसमें भी करना होगा। इसमें एक्स्ट्रा गुना किससे? 6 से ना, तो 6 से इधर भी गुना और 6 से इधर भी गुना। तब ना बोलिएगा कि 20 और प्लस 15 35। तभी तो बोलिएगा 30 और प्लस 12 42। आया ना? अब जैसे ये 5:6 बोला था, हमने कर दिया। अब हम इंडिपेंडेंट हैं। चॉकलेट में चॉकलेट जोड़ दीजिए, दूध में दूध जोड़ दीजिए। तो बोलिए 20 और 30 50, और यहां 15 और 12, तो हो जाएगा ये 27। आपसे कहा कि बताओ सर, तीसरा मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा? तो बोलिए चॉकलेट है कितना? 50। कितना के मिश्रण में? 77 के मिश्रण में। तो बताइए प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना। आप जैसे इसको गुना करेंगे ये 64.9 ऐसे कुछ दिखेगा, जो लगभग लगभग क्या हो जाएगा? 65% हो जाएगा। आजकल एग्जामिनेशन इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन देता है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम 1 to 4 का पीडीएफ डलवा देते हैं। हो गया? ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है। तो बताइए वह दूरी क्या होगा? आपको याद होगा टाइम एंड डिस्टेंस में आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। जब आप ए से बी जाते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां आपको मान लीजिए कि t1 घंटा लग गया। जब यही दूरी आप y की स्पीड से जाते हैं, या मान लीजिए कि इसको आप रिटर्न आते हैं y की स्पीड से, और यहां आपको लग गया t2 घंटा, लेकिन ना तो t1 दिया है और ना ही t2 दिया है।
आपको ये दोनों ही समय का अंतर दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि x की स्पीड से जाते हैं, y की स्पीड से आते हैं, दोनों ही स्पीड से लगने वाले टाइम का गैप इतना है, तो आप सीधे दूरी बराबर क्या लिखते हैं, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू टाइम गैप, यही तो आप लिखते हैं। तो आप ही बताइए, अगर आप इधर धारा के विपरीत अगर जाइएगा, तो विपरीत जाइएगा तो आइएगा कैसे, तो आइएगा धारा की दिशा में, तो बताइए धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल काम करेगा नाव माइनस धारा, यानी आपकी स्पीड हो जाएगी 14। और जब आप धारा की दिशा में आइएगा तो धारा की दिशा में चाल काम करेगा नाव प्लस धारा, जो कितना हो जाएगा 30। तब तो आप एक स्पीड 30, एक स्पीड 14, दोनों का अंतर 16 और इनटू टाइम गैप, तो टाइम गैप देखिए कितना है 4 घंटे। यहां से 4 4 16 करेंगे आप, और यहां से 7, यहां से 15, आंसर आएगा 105। 105 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बोट एंड स्ट्रीम कम, टाइम एंड डिस्टेंस ज्यादा था। जब भी क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम देंगे लिखने का, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादा वक्त आपके पास नहीं होता है, तो फास्ट में काम करना है। घर पर जाते ही एक बार इसको रिवीजन कर लेना है, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा मैक्सिमम चांस रखिए कि 2 + 2 = 4 वाला नहीं दिया जाएगा, ढंग का ही क्वेश्चन होगा। आगे बढ़े, चलिए सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया। ए और बी दो प्राइम नंबर है जिसमें ए बड़ा है बी से और दोनों का एलसीएम दिया है 209। तो सवाल है a² - b का मान क्या होगा। अब थोड़ा सोचिए, दो प्राइम नंबर, मेरे दोस्त 3 और 5 प्राइम नंबर है कि नहीं। जब भी दो प्राइम नंबर होगा तो इनका एचसीएफ सदैव 1 होगा, और दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनका गुणनफल होता है। तो आज ए और बी दो प्राइम नंबर है और उन्हीं दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, तब तो ए और बी दो प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल होगा। तो दोनों का गुणनफल ही 209 है। अब इसमें हमें दो प्राइम नंबर गुना होके आया है, तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि जब भी हमें दो प्राइम नंबर का गुणनफल दिखे तो किसका गुणनफल है। फटाफट 2 3 5 7 11 13 ये सब से भाग देंगे। 11 से तो सीधे भाग लगता नजर आ रहा है। 11 कम 11, 11 9 99। बताइए दोनों प्राइम नंबर हो गया ना। जो बड़ा है उसको ए कहिए और जो छोटा है उसको बी कहिए, क्योंकि ए बड़ा है बी से। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और बी को स्क्वायर करने कहा नहीं, सिर्फ 11 घटा दीजिए 350। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से क्या, इसको फिर से बताना है। हो गया। अर्जुन बैच एक्सपायर आपका हो रहा है, अर्जुन बैच 2 की बात कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, वो बात कर लिया जाएगा, एग्जामिनेशन तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। ऑफलाइन कहां आना है, वही किसान कोल्ड स्टोर जहां पहले आते थे। हो गया। इस क्वेश्चन पे आइए। वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका सीपी दुगुना हो जाए और बिक्री मूल्य में 600 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक सीपी क्या होगा। पहले थोड़ा समझिए चीज को, हड़बड़ाइए नहीं। पहले उसको 25% की हानि पर सेल कर रहा था,
अब वो कहता है कि अगर मैं सीपी को डबल कर दूं और एसपी को 600 से बढ़ा दूं तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा? 20% का। एकदम फ्री माइंड रहिए और देखिए हम कैसे काम करते हैं। रुपया में एक ही बार बढ़ा रहा है तो हम चाहें तो 100 मान के काम कर सकते हैं, यानी हम सीपी को, ओरिजिनल सीपी को 100 मान लेते हैं। पहले हम 25% की हानि पर बेचने की बात कर रहे थे, इसका मतलब मेरा पहला जो बिक्री मूल्य होगा 25% की हानि पर बेचेंगे तो 75 में बेचेंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरा सीपी डबल हो जाता, यानी सीपी मेरा 200 हो जाता, साथ ही साथ मैं एसपी को रुपया में 600 बढ़ा दूं, 660 है तो 660 बढ़ा दूं, तो आज मतलब आज वाली सीपी पर मुझे कितने का लाभ हो जाएगा? तो आज मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। तो बताइए 200 का 20% 40 ना, तो 40 का अगर लाभ हो जाएगा इसका मतलब आज मेरा बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 240। तो पहले बिक्री मूल्य था 75 रेशियो और अब है 240 रेशियो। तो रेशियो में वृद्धि हुआ कितना? तो आप इनमें से इनको घटा दीजिए। तो 10 में 5 गया तो 5 और ये 23 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। यानी रेशियो में 165 की वृद्धि और रुपया में 660 की, तब तो एक बराबर कितना होगा? 4। और जब एक रेशियो का मान 4 रुपया तो बताइए 100 रेशियो का मान क्या होगा? 100 गुने 4 यानी 400। यही आपका रियल सीपी हो गया। काम कीजिए, काम करने पर ही कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अरे अर्थमेटिक एडवांस सब का संगम है, इसलिए तो मैंने 30 क्वेश्चन रखा है ताकि मैं पूरा मैथ्स कवर कर पाऊं। बिजनेस थोड़े कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन देंगे कहेंगे 500 रुपया लाओ। बिजनेस के साथ में रिजल्ट को देखना है। बिजनेस थोड़ा मोड़ा इसलिए होना चाहिए ताकि संस्थान चलेगा, नहीं तो फिर संस्थान कैसे चलेगा, है ना? इसलिए थोड़ा मोड़ा पैसा लेते हैं। हमको नहीं लगता है कि 30 क्वेश्चन कहीं चलता होगा इस इतने फी में चलता है 30 क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन कहीं चलता होगा तो हम 40 कर देंगे लेकिन चलेगा ही नहीं, घबराइए नहीं। देखिए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। हमें कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए समान धनराशि और समान टाइम से 15% की दर से सीआई क्या होगा। अब देखो भाई, न टाइम बदला न प्रिंसिपल बदला, बदला क्या? सिर्फ रेट बदला। आप बताइए 10% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 10% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज होगा 10-10-20, लेकिन 15% की रेट से अगर 2 साल का सीआई पूछा जाए तो ये होगा 32.25। कैसे ऐसे हुआ होगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीआई बराबर x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100। तब जब मामला 2 साल का होता है तब 2 साल मत कहिए, 2 संयोजन कहिए। संयोजन तिमाही भी हो सकता है, तो इसी स्थिति में 6 महीना के लिए भी यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना? अब आप बताइए, यही साधारण ब्याज है ना 20%, तो इसी साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है 8100 और आपको पूछा सीआई का मान, यानी 32.25% का मान मांगा है। निकाल लीजिए, 13,061 दशमलव समथिंग आएगा, जो अप्रॉक्स में 13,061 ही आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। साधारण ब्याज 20% जो दिया हुआ 8100 है और हमको चाहिए 32.25, तो जो दिया हुआ है उससे कंपेयर कर दिए और जो चाहिए उससे गुना कर दिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। नहीं तो आप वैसे कीजिए कि 20% बराबर 8100, तो 1% बराबर 8100 बटे 20, तो इतना परसेंट बराबर 8100 बटे 20 इंटू 32.25। चूंकि इसलिए पर भी बनाइए,
आ जाओ ना ऑफलाइन, पटना में यदि हो तो ऑफलाइन आ जाओ, मना कौन किया है? हो गया भाई, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा करेक्शन है। आज मैं थोड़ा व्यस्त रह गया, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा गुस्सा मत होइएगा। एक्चुअल में ये पावर 4 है, और मेरे दोस्त ये जो गुना में दिख रहा है ना, ये एक्चुअल पावर है, 6 की पावर 2 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये कहा है 5 और 125 का मीन प्रपोर्शन x है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि a और b का अगर हमसे कोई मध्य समानुपात की बात करे, हाँ, मध्य समानुपात यानी कि मीन प्रपोर्शन। अच्छा, आप जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं, आप यहां पर खुश होने के लिए आए हैं कि एग्जाम पास करने के लिए आए हैं? अगर एग्जाम पास करने के लिए आए हैं तो आप हमारे क्लास में खुश कभी नहीं हो पाइएगा। ये गठरी पहले बांध लीजिए, क्योंकि आपको यहां नंबर लाने नहीं देंगे। हाँ, यहां नंबर लाने नहीं देंगे। आप एग्जामिनेशन में नंबर लाइएगा, 100% स्कोर वहां कर दीजिएगा, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि अगर यहां आप खुश हो गए तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, तो मेरा सिद्धांत थोड़ा उल्टा है, जबकि मार्केट का सिद्धांत यह होता है कि 10 लड़कों के लिए बनने के लिए दे दीजिए, ताकि मनोबल हाई रहेगा। मनोबल हाई यहां कर कचार डालेगा, एग्जामिनेशन बनबे नहीं करेगा, पता चलेगा ननिहाल से फोन आया, कार्य हुआ तो नहीं हुआ, असली मनोबल वहां गिरता है। इसलिए वो मनोबल हाई करना है, तो यहां आपको हमेशा स्ट्रगल करना होगा। बिना स्ट्रगल का कुछ होता है? नहीं होता है। ऑनलाइन वाला सुन रहा है ना? देखो यहां देखिए 5 और 125, अगर इसका मीन प्रोपोर्शन x बोला है, तब तो आप देखिए x का मान क्या आ जाएगा, 25। उसके बाद 4 की पावर 4 और 6 की स्क्वायर, अगर इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन y बोला है तो y का मान क्या आएगा, 4 की पावर 4 में 2 को 4 बाहर आएगा, अरे 4 को 4 में 2 को बाहर आएगा, और 2 को 6 में 1 को 6 बाहर आएगा, तब तो ये आपका कितना हो जाएगा, 96 ना। आपसे x अनुपात y मांगा था, तो 25 अनुपात 96, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहां पर 2x दिया हुआ है, जब यहां 2x दिया हुआ है तो आप भी यहां पर 2x कर लीजिए, तो 2 गुना x का मान 25 और इधर कर लीजिए 96, तो 25 अनुपात 48 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। x अनुपात y सिर्फ पूछता तो यही आंसर होता। हो गया, चलिए धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, कमल ए और बी व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% इन्वेस्ट करता है और बी शेष पूंजी इन्वेस्ट करता है। वर्ष के अंत में इतने लाभ हो गए हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा? आप समझ लो, जब पार्टनरशिप के क्वेश्चन में टाइम का डिस्कस ना हो, तो जो पूंजी का अनुपात होता है इन्वेस्टमेंट का, वही प्रॉफिट का अनुपात होता है। तो जैसे आज मैं ये कहूं कि 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 इन्वेस्ट ए ने किया है। तो अगर ए ने 1/3 इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट 3, जिसमें ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तब तो हम ए और बी इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेके आएंगे, तो एक अनुपात कितना, तो टोटल 3 में एक इन्वेस्ट ए ने किया, तो बी के लिए बच गया। आगे टाइम का कोई जिक्र किया नहीं, तब तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें पूछा बी का हिस्सा क्या होगा,
तो बताओ बी को क्या मिलेगा 2, कितना में 3 में, तो बताइए 1,62,000 में क्या मिलेगा। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, 5 4 54 और 54,000 को 2 से गुना करेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आज बहुत आसान है, जिसमें ये भी एक है, इतना आसान होना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि अभी दरोगा की जो तैयारी करते हैं, अभी स्पेशल ब्रांच का जो दरोगा आने वाला है उसमें मैथ और रीजनिंग का क्या वेटेज रहने वाला है ये आपको पता है। और दरोगा की तैयारी करने वाले जितने भी भाई हैं, ये सिलेबस में चेंजिंग की शुरुआत है, सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर महीने 2 महीने में, यानी कि अगली नोटिफिकेशन में यदि पूरे दरोगा का सिलेबस चेंज कर दिया तो फिर मार्केट त्राही त्राही हो जाएगा है। आइए बढ़िए, अब यहां देखो दोस्त, ये अच्छा सवाल है। एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी को वैकल्पिक रूप से काम पे लगाए जाते हैं। पहला दिन बी शुरू करता है, ए अकेले काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि काम 11.1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल, ये मूल होना चाहिए ओरिजिनल, मूल कार्य का 7/9 कितने दिन में पूरा करेगा। जानते हैं स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो पहली बार उनको समझ में नहीं आता है। इतना तो समझ जाते हैं कि ए अकेला काम को 24 दिन में करेगा, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते। ये जो लिखा है ना कि यदि काम 11.1/3 दिनों में होता है, अब आपको समझ में आएगा। जो लाइन बीच में क्लियर है आप उस लाइन को हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब आप पढ़िए, एक कार्य, निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी को अल्टरनेट डे पर लगाया गया। पहला दिन बी शुरू करेगा, पहला दिन बी शुरू करेगा, दूसरा दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यही सिलसिला चलेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपका काम कितने दिन में होता है 11.1/3 दिन। किंतु ए अकेले करता है तो कितना दिन में करता है 24 दिन। पहले तो यहां आपको डे की दिन की बंटवारा करना होगा। 11.1/3 जो है ना, ये तब होता है जब पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से चलता है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि आखिर बी को कितना दिन मिला होगा और ए को कितना दिन मिला होगा। तो पहला दिन अगर बी आया है तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, यानी 6 दिन बी को मिलेगा, तो 6 दिन मिल जाएगा बी को। अब 6 दिन हटा देंगे तो जो बचेगा वो किसको मिलेगा ए को। तो 11 में 6 हटा दीजिए तो 5.1/3 बचेगा, वो किसके पास जाएगा ए के पास जाएगा। यानी इतना दिन में जब काम हुआ था तो उसमें 6 दिन बी किया था और 5.1/3 दिन तक ए किया था। दूसरा चीज, टाइम एंड वर्क में मैन इंटू डेज बराबर वर्क होता है। आदमी को दिन से गुणा कर देंगे ना तो काम हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ए अकेला 24 दिन में किया है, तो ए, मान लो ए अकेला एक दिन में ए काम करता है और 24 दिन में खत्म कर दिया, इसका मतलब टोटल काम 24 है। तो मैन इंटू डेज, काम फिनिश हो गया। अब यही काम फिर फिनिश हुआ, लेकिन कैसे, जब 6 दिन बी काम किया और साथ ही साथ 5 या 15 1 16/3 दिन ए काम किया, तब जाके वही काम इधर भी फिनिश हो गया। तो जो काम इधर हुआ वही काम उधर हो गया। अब आप जल्दी कैलकुलेट करिए, ये 24 ए है, 16/3 ए इधर आ जाएगा और ये आपका 6 बी बचेगा। अब यहां देखिए 72 में 16 चला जाएगा तो बच जाएंगे 56, 56/3 ए और ये आपका 6 बी हो जाएगा। यहां से 28 और यहां से 3। अब सोचिएगा ए इधर बटे में बी ले आते हैं, 3 तिया 9 और 28 जाके बटे में आ जाएगा, यानी आपका ए अपॉन बी ये 9/28 हो जाएगा। आपको पता है ये क्षमता किसका है, ये ए की इफिशियंसी हुआ और ये बी की इफिशियंसी हुआ। एक दिन में 9 काम और बी एक दिन में 28 काम,
आप इफिशियंसी जान गए। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। ए अगर काम 24 दिन में कंप्लीट करता है तो ए एक दिन में कितना, जो ए एक दिन में 9 काम और 24 दिन में खत्म कर दिया, वो काम होगा कितना, 9 गुने 24। अब सवाल आपसे कहा कि बताइए बी अकेला पूरे काम का 7/9 करना चाहता है, तो बी अकेला काम करेगा। पूरा काम मतलब 24 गुने 9, पूरे काम का 7/9, पूरे काम का 7/9 कौन करेगा, बी। और बताइए बी की क्षमता 28, 28 क्षमता से करवाइएगा तो 9 से 9 चला गया, 7 चौके 28 और 4 छके 24, कितना आंसर आएगा, 6 दिन। जैसे देखिए पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, फिर सॉरी पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन बी, फिर से ए, फिर से बी, फिर से ए। तो आप क्या देखे, पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, हर ऑडमा दिन बी आ रहा है और हर इवन में दिन ए आ रहा है। तो 1 से 11 तक टोटल 11 दिन लगा है। तो 11 तक में कितने ऑड नंबर होंगे, ऑड डे होंगे या ऑड में दिन होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, 6 गो ऑड डे होगा। यानी 6 दिन कौन आएंगे, बी आएंगे। ठीक है, अब इसमें से 6 हटा दीजिएगा, जो बचेगा वो एक के लिए बचेगा। मेरे दोस्त ये मैं कहा ना कि ये सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। शुरू में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, फिर धीरे 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 आपके एडवांस के क्वेश्चन आ जाएंगे। एकदम काम कीजिए और चलिए। बोर्ड कट रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोर्ड नहीं दिख रहा है। हेलो, चलो मैंने एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक सामान्य बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 है। एक दूसरा रेगुलर पॉलीगन है बी, जिसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल 128 सहित 4/7 है। तो पॉलीगन ए और पॉलीगन बी में जितने साइड हैं उनको ऐड करके बताओ। अब ये देखो, अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है और ये दिया हुआ है 1260। यहां सॉल्व करोगे n का मान आएगा 9। तो चलो ए में कितना साइड था ये पता चल गया। अब एक पॉलीगन है बी, बी का इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, प्रत्येक इंटीरियर, और प्रत्येक इंटीरियर होता है n-2 इंटू 180 और बटे n, और यही दिया हुआ है 128 सही 4/7। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 900/7। अब यहां से देखो ये 5 बार में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 7n - 14 और ये 5n, n का मान यहां से हो जाएगा 7। आप बताओ, ए में 9 साइड है और बी में 7 साइड है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 16 साइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया।
हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन वाले भाई एकदम अच्छे से देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ज्योमेट्री का सवाल सामने आ गया। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी उभयनिष्ठ कर्ण यानी कॉमन हाइपोटेन्यूज बीसी वाले राइट एंगल ट्रायंगल हैं। मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। और अच्छी बात यह है कि दोनों में बीसी कॉमन है, और वो बीसी है क्या? कर्ण है, दोनों का कर्ण कॉमन है। फिर हमसे कहा कि आप बीडी और एसी को आगे बढ़ाइए, तो वो जाके पी पर प्रतिच्छेद करती है। पीए का मान इतना, पीसी का मान इतना, पीडी का मान इतना, तो बताइए बीडी की लंबाई क्या होगी? अगर सही से देखो तो ये साधारण क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बीच में लगेगा जो दिमाग वहां जाता नहीं है जल्दी। देखिए एकदम ध्यान से चीज को समझिएगा। ये आपके पास कर्ण क्या है? बीसी ना, तो चलिए बीसी यहां कर्ण हो गया। तब तो 90 डिग्री कहां होगा? ए पर होगा। फिर आपसे यह भी कहा कि इसी बीसी कर्ण पर एक और समकोण त्रिभुज है। अब मान लीजिए उस समकोण त्रिभुज हम इस तरह से बना लें, एक और समकोण त्रिभुज है इस तरह से, और इसको हम डी कह दें, यहां 90 डिग्री हो गया। तो बताइए ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, एक ही कर्ण पर दोनों हो गया, और एक ही हाइपोटेन्यूज पर दोनों हो गया ना। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन कह रहा है। एबीसी और डीबीसी बीसी उभयनिष्ठ कर्ण वाले समकोण त्रिभुज हैं। तो अगर इसका कर्ण बीसी है, इसका मतलब 90 डिग्री डी पर होगा, इसका भी कर्ण बीसी है यानी कि 90 डिग्री ए पर होगा, इसलिए 90 डिग्री ए पर बना दिए और यहां डी पर बना दिए। अब इस क्वेश्चन ने हमसे कहा कि आप एसी को आगे बढ़ाइए, साथ ही साथ आप बीडी को भी आगे बढ़ाइए। तो ये एक दूसरे को आगे बढ़ने के बाद पी पर इंटरसेक्ट करती है। आगे में कुछ भी करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, और सवाल यह है कि मुझे यह बताओ भाई, क्या ये एक चतुर्भुज है या नहीं? अगर ये चतुर्भुज है और यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री, तो क्या ये 180 नहीं हुआ? होगा ना। चतुर्भुज के चारों कोण 360 में अगर ई दोनों जोड़ के 180, तो ये दोनों जोड़ के भी 180 ही होगा। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 हो जाए उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये कोई साधारण चतुर्भुज नहीं, ये चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके चारों शीर्ष से क्या गुजरेगा? सर्कल गुजरेगा। आज जैसे ही चारों शीर्ष से सर्कल गुजर गया, तो अब यहां सेकेंड कंसेप्ट लगेगा। सेकेंड कंसेप्ट कौन? ई वाला। एक सर्कल और मेरे दोस्त ई दुगो जीवा है जो बाहर जाके पी पर मिला। ई तुम्हारा ए बी, ये सी और डी। क्या लगाते हो? पूरा सेकेंड एपी और बाहरी सेकेंड बीपी बराबर पूरा सेकेंड सीपी और बाहरी सेकेंड डीपी। कुछ समझ में आया? यही चीज यहां अब लगेगा। आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा पीए 8, ये पूरा पीए यहां से लेकर यहां तक 8 दिया हुआ है, ये पूरा 8 दिया हुआ है। साथ ही साथ पीसी है 4, ये पीसी है 4। ये जो आपका पीडी है ये 3.2 है। हमसे बीडी का मान मांगा है, एक्स मान लेते हैं और बैठा दीजिए। बैठाइएगा पूरा सेकेंड एपी इंटू बाहरी सेकेंड सीपी, पूरा सेकेंड बीपी और इंटू बाहरी सेकेंड, तो ये आपका पीडी। लीजिए ये 8 है, ये आपका 4 है। पूरा बीपी जाइएगा x प्लस 3.2 और इंटू पीडी जाइएगा 3.2 होगा। अब सोच लीजिए थोड़ा सा, डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 0, नीचे 0 का मतलब इधर 0 हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए 8 चौको 32 और 4 से काटेंगे 10 12।
3.2 आके 10 में घटेगा तो 6.8, यही x का मान होगा। और x मतलब BD, BD का मान निकल गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनको देख रहे हैं? ये इकोनॉमिक्स के पटना के इकलौते विद्वान हैं, शशि कुमार सिंह इनका नाम है। पटना में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें नहीं जानता हो। आप लोग नए नए हैं, आप नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी शिक्षक पटना में पढ़ाते हैं, जब ये सामने आते हैं तो एक बार नमस्कार जरूर करते हैं, है ना। यहां पर एक फाउंडेशन बैच आने वाला है, जिसमें मैथ्स में मैं हूं, रीजनिंग में अमित सर हैं, और जीएस इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इकोनॉमिक्स में वही रहेंगे। और ये इनको जो आप देख रहे हैं, ये मैकेनिकल ट्रेड इनका है, और ये क्या बोलते हैं, बीटेक, एमटेक और गेट क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो चेहरा पे नहीं जाना है। आइए देखिए, एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई मैदान की भुजा का 1/6 है, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का खर्च क्या होगा? सबसे पहली बात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर जो दिया है 1764, यहां से आप साइड निकालोगे आ जाएगा 42। आपसे कहा कि आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा का 1/6 यानी 7 हो जाएगा, और आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुने है, लंबाई 28 हो जाएगा। आपसे कहा समतल कराना है, तो समतल तो एरिया को ही कराइएगा ना, तो तुरंत आयत का एरिया निकालिए। आयत का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, यानी 28 और गुने में 7, इतना मीटर स्क्वायर समतल कराना है। और आपको पता है इसका रेट कितना है? 30, मल्टीप्लाई करेंगे 5880। जो भी नया नया बच्चा पटना आएगा, 9 तारीख से वो बैच आरंभ हो रहा है, उसे यहां 1 सप्ताह डेमो करवा दीजिएगा। ऑफलाइन में जाना है, ठीक है। हो गया होगा। इसको देखिए, समान ऊंचाई वाले 2 स्तंभ, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ ए और बी हैं। इनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 40 मीटर है। हमें कहा इनके आधार पर कहीं एक पॉइंट है जिससे दोनों के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, यहां देखो, पहले डिस्कस ए का है तो ए के लिए 30 डिग्री, बाद में डिस्कस बी का है तो बी के लिए
45, ए का हमारा 30 डिग्री होगा और बी का हमारा 45 डिग्री होगा। अब जल्दी से हम काम करेंगे। 30 डिग्री के लिए लंब कितने 1, आधार कितने √3। 45 के लिए लंब 1 और आधार भी 1। क्वेश्चन ने कहा था दोनों का हाइट एक समान है, तो देखो रेशियो में भी एक समान है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तब तो ये √3 + 1 तो पूरा हो जाएगा √3 + 1 पूरा ए बी, जो दिया हुआ कितना है 40 मीटर। तब तो एक रेशियो का मान क्या होगा 40/√3 + 1। रेशनलाइज करने से 20 × √3 - 1 हुआ एक का मान। लेकिन मुझे चाहिए इस बिंदु की दूरी स्थान ए से, जो कितना है √3, तो √3 का मान निकाल दीजिए। एक का मान इतना, तो √3 का मान √3 से गुना करना होगा, तो 20 √3 - 1 और इंटू √3 जो हो जाएगा हमारा 20, √3 × √3 3 और माइनस का √3। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हो गया। यहां अगर हमसे आपको मैथ प्रैक्टिस करना है, दो चीज आप लेके आइएगा, एक पेशेंस और दूसरा टाइम। ये दोनों लेके आइएगा। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं चल पाइएगा। आगे बढ़े। देखिए, बैग से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। अब बैग से गेंद निकाल के 9 लाल और 6 हरी गेंद वाले एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब बॉक्स से एक गेंद निकाला जाता है। निकाली गई गेंद लाल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब आप मेरे दोस्त ये देखो यहां ध्यान से, पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक यहां पर बैग है, यहां देखिए एक यहां पर बैग है और एक यहां पर मेरे दोस्त बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर 9 रेड बॉल है, ठीक है, और 6 ग्रीन बॉल है। हम ये देख पा रहे हैं, सब लोग देखिएगा, हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बैग है ना, इस बैग से एक गेंद निकाल करके इसमें डाला जाता है। एक गेंद, ठीक है, एक गेंद निकाल करके इसमें डाला जाता है। इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, और अब इसमें से एक गेंद निकाला, कहा बताइए वो लाल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां मेरे दोस्त दो केस बनेगा। आप कहिएगा क्या। जो गेंद बैग से निकाल के आप बॉक्स में डाले हैं वो लाल भी हो सकता है और वो हरा भी हो सकता है। तो अगर बॉक्स, यानी देखिए बैग से जो गेंद हम बॉक्स में डाले हैं यदि वो लाल होगा तब तो टोटल लाल कितना हो जाएगा 10। तो वैसी स्थिति में इसमें से हम एक गेंद निकालेंगे, वो यदि लाल होगा तब तो मेरे दोस्त 10 में से कोई एक हो जाएगा, और हम निकालेंगे किस में से, तो 9 6 15, ई जो डाल रहे हैं 16, इसमें से वो निकाले। किंतु जो गेंद आप उसमें डाल रहे हो, अगर ये डाली गई गेंद हरा हो जाएगा तब तो हरा 6 से 7 हो जाएगा, लेकिन लाल उस समय 9 ही रहेगा। तो हरा 6 से 7 हो जाएगा, लाल 9 रह जाएगा, टोटल 16 भी हो जाएगा। लेकिन इस बार जो एक गेंद निकालेंगे वो जो लाल होगा वो 10 में से होगा कि 9 में से होगा, वो 9 में से ही एक लाल होगा। लेकिन हम इस बार भी निकालेंगे किसमें से, 16 में से ही निकालेंगे। दोनों को ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट करने के लिए तो मल्टीप्लीकेशन, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 90 और बटे 256 यानी 45/100। कि भाषा लिखे कि समझ में आया। जैसे देखो ये जो गेंद इसमें डाले हो ना, ये डाला गया गेंद लाल भी हो सकता है, ये लाल भी हो सकता है, या हाँ हरा भी हो सकता है। तो अगर डाला गया गेंद लाल होगा तो लाल 10 को हो जाएगा। इसी स्थिति में इसमें से एक गेंद निकालो और वो लाल होगा
तो 10 में से 1 होगा। लेकिन यदि डाली गई गेंद हरा होगा तब तो हरा 7 हो जाएगा, लाल 9 ही रहेगा। तो इसी स्थिति में जब इससे एक गेंद निकालेंगे और लाल होने की प्रोबेबिलिटी खोजेंगे तो फिर वहां 9 में से कोई एक लाल होगा। लेकिन निकालेंगे किस में से? 16 में से। हो गया होगा। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, जब दो घटना को ज्वाइंट करते हैं, जैसे हम कोई चीज वर्क कर रहे हैं, वर्क कंप्लीट होने में अगर घटना ज्वाइंट होता है तो गुना का ही चिन्ह होता है, इसलिए हम यहां पर गुना का चिन्ह दिए हैं। अब इसको समझिए, एक किताब 400 रुपया में बेचने से कमाया गया लाभ 400 में बेचने पर 600 में बेचने से कमाया गया लाभ 400 में बेचने से कमाए गए लाभ का 3 गुना है। यदि विक्रेता किताब पर 60% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा? सबसे पहली बात, लाभ कब होता है? जब आप एसपी में से सीपी घटाते हो, आया ना? तो 600 में जब आप बेचे होंगे तो उस समय लाभ कैसे पता चलेगा? तो बिक्री मूल्य में से सीपी घटाओगे, 600 में बेचने से लाभ। जब 400 में बेचने से लाभ निकालोगे तो फिर बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ नजर आएगा। तो कहा 600 में बेचने से जो लाभ हुआ है वो 400 में बेचने से प्राप्त लाभ का कितना गुना है? 3 गुना है। बस सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 600 माइनस सीपी हो जाएगा, ये 1200 माइनस 3 सीपी हो जाएगा। यहां से 2 सीपी बराबर 600 हो जाएगा। सीपी का मान हमारा 300 हो जाएगा। जब सीपी हमारा 300, क्या मांगा था? बिक्री मूल्य मांगा था। किसका बिक्री मूल्य? तो जब किताब को 60% के लाभ पर बेचेंगे तब बिक्री मूल्य, यानी तीसरा बिक्री मूल्य। तो 300 की किताब को 60 के लाभ पर बेचिएगा तो 160% में बेचिएगा, यानी इस स्थिति में 480 में बेचिएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि वो बॉल कलर का है या नहीं। अरे भाई, वो बॉल कलर का है या नहीं ये बात वो बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन अगर सामने वाला बॉक्स में 2 प्रकार का गेंद है तो पॉसिबिलिटी तो वही 2 का बनेगा। अब आप कहोगे कि गेंद कलर का है या नहीं, तो कलर का नहीं है ये भी तो नहीं बोला है, तो उतना डीप में नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़िए। पी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, लेकिन अगर 5 दिन पी से करा के तब क्यू को भी शामिल कर लिया जाए तो दोनों मिलकर शेष काम 13/5 दिन में पूरा करते हैं। क्यू अकेले उस काम का 66.2/3 कितने समय में पूरा करेंगे? आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या होगा। सबसे पहली बात आपको बताया था ना पहले ही शुरू में ही, मेन इंटू डेज बराबर वर्क होता है। अगर पी अकेला 18 दिन में कर रहा है तब तो टोटल काम पी इंटू 18 होगा। अरे पी अगर काम 18 दिन में किया तो टोटल काम यही होगा ना। अब कह रहे पी से शुरू करवाया लेकिन मैंने केवल 5 दिन पी से कराया, उसके बाद पी तो कर ही रहा था, क्यू को भी मैंने शामिल करवा लिया। पी तो कर ही रहा था, मैंने क्यू को भी शामिल करवा लिया, जिसके कारण बचा हुआ काम कितना दिन में हुआ? तो बचा हुआ काम 13/5 दिन में खत्म हो गया। ये अकेला करे 18 दिन में, लेकिन जब पी 5 दिन किया और उसके बाद क्यू को भी शामिल कर लिए तो बचा हुआ काम 13/5 दिन में हो गया। तब तो जो काम इधर खत्म हुआ वो काम इधर भी हो गया। फिर से इसे बराबर कर देंगे। अब यहां से देखो 18 पी में 5 पी घटेगा, 13 पी तो पहले ही हो जाएगा, और इधर 13 पी और प्लस में रुको ना 13/5 ही रहने दो, पी प्लस क्यू। बोलो 13 से 13 क्या होगा? ये 5 से इधर गुना हो जाएगा 5p और ये p प्लस क्यू, तब तो ये 4p और बराबर q। तो p बटे q क्या होगा? इधर ऊपर में 1 और 4 इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ये p और q की इफिशियंसी हो गया।
आपको टोटल वर्क निकालना है, आप निकाल लीजिए इधर 18, पी की क्षमता कितना है 1, तो टोटल काम 18 हो जाएगा। अब इसी 18 काम को पूरा पूरा नहीं, 18 काम के 66.2/3 यानी कि 2/3, तो 18 का 2/3 पार्ट काम को फिनिश करने में क्यू अकेला क्या टाइम लेगा, तो क्यू की इफिशियंसी है कितना 4। अब यहां से हम अगर देख लें तो सीधा सीधा मुझे क्या नजर आएगा 3 डेज नजर आएगा। क्वेश्चन कोई भी हो, काम करिए, हिम्मत रखिए। हो गया होगा, ठीक। देखो ये मेरा दुस्साहस है इस क्वेश्चन कराने का। अगर आप लोग मान लो कि इस पर एग्री नहीं होगे तो फिर वही वही होगा जो आप चाहते हो है ना। लेकिन जो आप चाहते हो जब वही होगा तो फिर वही अंजाम होगा जो अभी तक हो रहा है। अभी तक बेरोजगार बैठे हैं ना, आगे भी 2-4 साल लग जाएगा। वो काम नहीं करना है, रिस्क लेना है, तब ये काम होगा। 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में प्रत्येक से विभाजित किया जाए तो 15 रिमाइंडर बचेंगे। देखो मेरे दोस्त यहां पर एक ना 9 एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, इसलिए मैंने एक 9 को हटा दिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ रिमाइंडर कब बचता है, जब भाग लगने से ज्यादा रहता है। तो भाग लगने से अगर ये ज्यादा है तो तुरंत आप भाग लगने वाले को हटा दो, सॉरी भाग लगने वाला बना दो। 15 रिमाइंडर कब आएगा, जब भाग लगने से 15 ज्यादा होगा, इसलिए मैंने तुरंत 15 हटा दिया। अब ये भाग लगने वाली हो गया, तो भाग लगने वाली हो गया तो जल्दी से काम कीजिए 9999 और ये हमारा हो जाएगा 00। ये हमारा 9999 और ये कितने हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा और देख रहे हैं 4 में 1 गया तो 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा अगर देखोगे 9999 और 63 में से 15 गया तो 48 और यहां भी मैं देख पा रहा हूं 9999, ठीक है, 81 में से 15 गया तो 66। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये डिविजिबल होने वाली हो गया। किससे डिविजिबल होने वाली, 16, 24, 72 और 84 से। तो पहले ये बताइए जो 72 से कटेगा क्या वो 9 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो बताओ 9 से कौन कटता है, जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। क्या इसके अंकों का योग 9 से कटेगा, क्या इसके अंकों का योग 9 से कटेगा, नहीं। क्या इसके अंकों का योग 9 से कटेगा, हां। क्या इसके अंकों का योग 9 से कटेगा, हां। ये दोनों अभी तक आंसर हो गए। इसके बाद मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं 84 यानी कि 7। अब देखना है 7 से कौन कट रहा है, तो 7 से ये तो नहीं कट रहा, 7 से ये तो नहीं कट रहा, चेक कर सकते हैं। 7 14 7 98 बचेगा 1 पर 9 19, 7 दूनी 14 5 5 पर 9 59, 7 से नहीं कटेगा। इसकी कहानी खत्म हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हमारा आंसर डिसाइड किया लास्ट में कौन, ये जो 84 से कटेगा वो 12 और 7 दोनों से कटेगा। बाकी जो बंदा इसको बेसिक से बनाना चाहता है वो बेसिक से भी बना सकता है इस प्रकार से। जो 16, 24, 72 और 84 से भाग दे और 15 शेष बचे, तब तो वो नंबर भाग लगने वाली अर्थात एलसीएम से 15 ज्यादा होगा। आप एलसीएम लेके देखो 1008 आएगा और प्लस ये 15। लेकिन इस वक्त हमारा 1023 इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें कहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किसके करीब होता है, इसके करीब होता है। तो हमको सबसे पहले क्या होगा
कि उन सबसे डिविजिबल होने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब जाना होगा, तो उन सब से अलग अलग भाग देने से अच्छा है कि उन सब के एलसीएम 1008 से भाग दे दीजिए। किसमें है? इसमें। और जैसे ही भाग देंगे मेरे दोस्त 9 बार में लगेगा 9072, यहां से आएगा 7, यहां से 2, यहां से 9, ये खत्म, एक और 9 आ गया, फिर 9 बार में जाएगा तो हो जाएगा 9072, यहां पे 702, ये कैंसिल आउट, 9 आएगा एक बार में। जैसे हम यहां पर 1000, सॉरी एक बार में का है, 2 बार में, ठीक है, तो ये 2 बार में जाएगा मेरे दोस्त 2016। अब यहां घटाएंगे 63 रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर हटा दो। जैसे रिमाइंडर हटाओगे 9999 और ये तुम्हारा 6 और ये तुम्हारा 3, ये हुआ डिविजिबल होने वाली। लेकिन तुझे डिविजिबल होने वाली नहीं, 15 रिमाइंडर भी चाहिए तो 15 ऐड कर दो। जैसे ही 15 ऐड करोगे यही तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन क्या एग्जामिनेशन में इतना टाइम है? नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दिया कि चलो ऐसे भी समझ लीजिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? वॉइस क्लियर तो आना चाहिए मेरे दोस्त। हो गया? ठीक है, बढ़िया, काम कीजिए, काम कीजिए। हो गया। इसको देखिए, एक डीलर एक डीलर को एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि सीपी को 28% से कम कर दे और अभी भी 25% के लाभ का ख्वाब देखे तो सूची मूल्य पर यानी एमपी पर कितना उसे छूट देना पड़ेगा? सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट, यहां देखिए, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि छूट देकर अगर आपको लाभ हो तो इसी स्थिति में सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से सीपी हो जाएगा और 100 प्लस लाभ परसेंट से ये आपका एमपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम तुरंत यहां सीपी और एमपी का रेशियो लेंगे। आप ही बताइए, 100 कितना का छूट दे रहे हैं? 10 का। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? 20 का। तो हो जाएगा 90 और 120, तो 30 तिया 90 और 30 चौको 120। आगे सीपी में वृद्धि करना है और कमी करना है, तो हम 3:4 को 300-400 कर दिए, तो क्या दिक्कत है? 0000 कट जाएगा, 3-4 ही रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें कहा कि सीपी को आप 28% से कम कीजिए। बताइए, 300 का 28% 84 ना, 84 कम कर देंगे तो 216, तो ये हमारा नया सीपी हो गया, नया सीपी 216। लेकिन वो ख्वाब क्या देखता है कि सीपी में कमी कीजिए लेकिन फिर भी लाभ कितना? लाभ 25% का। और 25% के लाभ का मतलब क्या है कि 25% ज्यादा में बेचना चाहता है। और 25% का मतलब 1/4। जैसे 1/4 निकालोगे इसका तो आ जाएगा 54। अब 54 का लाभ चाहिए, इसका मतलब आप बेचना चाहते हैं 280 में। बताइए भाई, 400 एमआरपी की चीज को अब बेचना है 280 में, तो छूट कितने का? 120 का। किस पर? 400 की एमआरपी पर। अरे यही एमआरपी है, तो 400 की एमआरपी वाली चीज को 280 में बेचोगे तो 120 की छूट किस पर? 400 पर। तो बताओ 100 पर क्या होगा? तो यहीं से आप देख लो। ठीक है, 30% नजर आएगा। हो गया, चलिए हटा देते हैं। हैं? काम 270 हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
ओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। 54 इसमें ऐड होगा तो 270 हो जाएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे हल्का सा मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। इसको जब हम मतलब 270 ये हो जाएगा, तो 400 का चीज अगर 270 में बेचा जाएगा तो छूट कितने का होगा? तो छूट हो जाएगा 130 का। किस पर? 400 पर इंटू 100, 00 से 00, ये 65 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 32.5। बोलना चाहिए, चुपचाप बैठा हुआ है। जब देख लिया कि मिस्टेक हो गया तो फिर बोल देना चाहिए। तो ऑनलाइन वाला सब कहेगा मास्टर जोड़ने और घटाने नहीं आता है ना। चलिए अब जल्दी बोलिए, अब अंतिम दौर शुरू होगा। हो गया? एक वर्ष के बाद सुमन की आयु, देखो दो कैरेक्टर हैं, एक सुमन है और एक यहां पर हम देख रहे हैं संगीता है। ठीक है, सुमन को x मान लिया, संगीता को y मान लिया। ओके, एक वर्ष के बाद सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु के दुगुने से 3 कम है। ठीक है, तो यहां देखो सुमन वर्तमान में x है, एक वर्ष के बाद x + 1 हो जाएगी। x एक साल के बाद सुमन की आयु संगीता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 कम है, तो यहां से x - 2y बराबर होगा -4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कहा, अब से 6 साल के बाद संगीता की आयु, संगीता वर्तमान में y की है, वर्तमान में संगीता y की है, 6 साल बाद क्या हो जाएगी? y + 6 की हो जाएगी। 6 साल बाद संगीता की आयु उसी वक्त सुमन के आयु के 2/3 भाग के बराबर है। यहां से अगर 3 से गुना करेंगे 3y + 18 बराबर 2x और प्लस का, अब यहां से हम देख लें अगर 2x, अब 3y उधर लेके चले जाएं, 12 इधर आके घटा दे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त एक समीकरण यहां, एक समीकरण यहां, क्यों ना हम इसको 2 से गुना कर ले और 2 से गुना करके यहां लिख दें 2x माइनस का 4y और माइनस का 8, और यहां पे साइन चेंज कर दें, ये खत्म हो जाएगा। 3y में 4y, 3y माइनस में प्लस में 4y, y हो जाएगा। 6 और 8 हमारा 14 हो जाएगा, y का मान 14 हो गया, और यही y का मान यहां पर 14 रख देंगे। 14 दूनी 28, 28 चला जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, x का मान 24 हो जाएगा। सब क्वेश्चन बिना समीकरण के थोड़ी बन जाता है। जितना देर बिना समीकरण का सोचिएगा उतना देर में कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम लोग अक्सर रेशियो पर उस प्रश्न को बनाने जाते हैं जो सीधे कहेगा 2 का अनुपात इतना है, इतना साल बाद इतना हो जाएगा। जहां 2 गुना से 4 कम, 3 गुना से 5 ज्यादा वाला सवाल आ गया तो बेसिक है, फिर आपको उसको बेसिक से बनाना चाहिए, उसी में एक्यूरेसी रहेगा। नहीं तो जितना देर रिलेट करने के लिए सोचिएगा उतना देर में गड़बड़ा जाइएगा। यूट्यूब पे गुरुजी और महागुरुजी सबको बनाते देखते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट किया हो रहा था घंटों, तो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए घंटों टाइम है, क्विक तुरंत एक्शन लेना होगा। अब मान लीजिए हम ही इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे तो एक से ट्रिक निकलेगा, लेकिन वो ट्रिक निकालने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए समय चाहिए, और आपके पास पेपर में समय नहीं है। तो वो काम कीजिए जिसे तुरंत कर सकेंगे। करा दें? हो गया होगा? चलो अब इसको देख लो। a + b + c बराबर 17, a² b² c² बराबर 117, a - b की स्क्वायर, b - c की स्क्वायर, c - a की स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास जब a + b + c बराबर दिया हुआ है 17, a² b² c² बराबर दिया हुआ है 117, हमसे कह दिया कि बताओ सर आप इसका मान क्या होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेना चाहिए। इसको जब आप ब्रेक करोगे ना तो आप देखोगे कि a² 2 बार आएगा, b² 2 बार आएगा, c² 2 बार आएगा। अरे a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हैं?
तो 2 गो ए स्क्वायर आएगा, 2 गो बी स्क्वायर आएगा, 2 गो सी स्क्वायर आएगा, साथ ही साथ -2ab -2bc -2ca माइनस कॉमन कर लो और यहां ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा। अब आप देखो ये और इसका मान मालूम है 117, इसका मान निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी और बराबर 17 दिया हुआ है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप जान रहे हो, और 2ab bc और ca और ये हमारा हो जाएगा 289। आप ही बताओ इसका मान 117 जानते हो ना, आपको इसी का मान निकालना है, तो 289 में 117 हटा दो, तो जैसे हटाओगे निकल जाए, अरे उधर जा घटवेन करेगा, 9 में 7 गया 2, 28 में 11 गया तो 172, 172 लेके आ जाओ, सीधे यहां से हो जाएगा 234 माइनस का 172, ये 2 हो गया और मेरे दोस्त यहां पर कितने 6 हो गए। कौन सा आंसर? हो गया? बोलिए। ठीक है, आइए इसको देखिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि x की पावर, यहां देखिए x की पावर n और माइनस a की पावर n में अगर n एक ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर x माइनस a होगा। x माइनस a क्या होगा? एक फैक्टर होगा, यानी इससे e विभाजित होगा। उसी प्रकार 49 की पावर 15, तो 1 की पावर भी 15 तो लिख ही सकते हैं, पावर सेम पावर ऑड है, तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो x और माइनस a होगा, यानी कि ये 48 से हर हाल में विभाज्य होगा, और यदि ये 48 से विभाज्य होगा तो 48 के फैक्टर से भी विभाजित होगा, और 48 के फैक्टर में 48, 24, ठीक है, 16, 8 यही सब आएगा। देखिए ऑप्शन में कौन है? 8 आंसर हो गया। जो 48 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा। केवल 15 मिनट और चलेगा। हो गया? आगे बढ़ा दे जी। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसके लिए तो कुछ सोचना है ये नहीं है, 45 डिग्री पुट कर दो, उड़ा दो सीधे, tan 45 cot 45 sec 45 √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, cos और cosec 45 √2 स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2 - 4 हमारा आंसर होगा -2। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो बहुत ही सिंपल था, सभी लोग किए होंगे। इसको देखो, एक महिला खर्च और बचत, सबसे पहली बात इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। अब आप यहां देखो, खर्च में अगर बचत को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? इनकम बनेगा। अगर खर्च और बचत का रेशियो 5:1 है तब तो दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इस पर परसेंटेज एक्शन करना है तो 500, 100, 600 कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ क्या लिखा कि सर इनकम को आप 10% से बढ़ा दीजिए, अगर इसको 10% से बढ़ाएंगे तो ये 660 हो जाएगा। दूसरी बात, आय को 10% से बढ़ा दिए 660, उसने कहा खर्च को 20% से बढ़ाइए, अगर खर्च को हम 20% से बढ़ा देंगे
तो इसका 20% 100 होगा, 100 बढ़ाएंगे तो 600 हो जाएगा। अब आप बताओ कोई कमाएगा 660? क्या हुआ जी, जाना है? नहीं समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान दो। अब 660 कमाया और जिसमें 600 क्या किया खर्च, तो बचत कितना होगा? 60। तो खर्च बढ़ा, इनकम बढ़ा, लेकिन बचत क्या हुई? बचत में कमी हुई। कितना परसेंट की? 40%। आंसर हो गया। अब संजोग से देखो आज थोड़ा गड़बड़ी ये हो गया कि एकदम सेम यही चीज यहां पे रिपीट हो गया है। ठीक है, यही चीज रिपीट हो गया यहां पर, जिसका आंसर कितना निकाल चुके हो? 40%। लिखना है तो लिख सकते हो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। बस लास्ट पोजीशन पर है, हमको 9 बजे तक का टाइम लगेगा। ठीक है, 9 बजे तक का टाइम लेकर आइएगा। क्वेश्चन एक से एक दिखाएंगे, घबराना नहीं है। जब जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए हैं, नहीं तो फिर वही बात है, जिसको एग्जाम का क्वेश्चन हार्ड लग गया वो बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं होगा, वो हो गया। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए एक आदमी एक नाव को धारा के प्रवाह में चलाते हुए, धारा की दिशा में चलाते हुए 9 घंटा में, और धारा के विपरीत दिशा में चलाते हुए समान दूरी 18 घंटे में जाएगा। तो बताइए शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? सबसे पहली बात 3/5, याद देखिए आप जो 3/5 भाग दूरी तय करना चाहते हैं वो कहां तय करना चाहते हैं? शांत जल में ना कोई सपोर्टर होता है और ना कोई विरोधी होता है, वहां नाव का बपौती स्पीड काम करता है, अपना स्पीड। आप बताइए आपसे क्या बोला वो? धारा की दिशा में जितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, धारा के विपरीत भी उतना ही दूरी ट्रेवल कर रहा है, दूरी सेम ट्रेवल कर रहा है। बस ये अलग बात है कि यहां 9 घंटा लग रहा है और यहां पर 18 घंटा लग रहा है। दूरी बराबर सबको पता है, चाल गुने समय होता है। जब आप धारा की दिशा में जाएंगे ना तो आपकी स्पीड काम करेगा नाव प्लस धारा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो स्पीड काम करेगा नाव माइनस धारा। तो x प्लस वाई की चाल से जो दूरी 9 घंटे में गया है, x माइनस वाई की चाल से वही दूरी यहां 18 घंटे में गया है। तो दूरी चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, दोनों दूरी सेम है। आप जैसे यहां से कट करेंगे 2 बार में कट होगा। x प्लस वाई बराबर ये 2x और माइनस का 2y, 2x आएगा तो x हो जाएगा, ये उस पार जाके -3y हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो गया, x अपॉन y ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप नाव की चाल, और ये हो गया आपके धारा की चाल। तो सबसे पहले आप दूरी तो निकाल लीजिए, बताइए धारा की दिशा में जो दूरी गए हैं कितना घंटा में? तो धारा की दिशा में चाल क्या काम करेगा? नाव प्लस धारा, तो नाव प्लस धारा 4, 4 की स्पीड से 9 घंटा में जो दूरी जाएंगे वो दूरी होगा कितना? 36। और अब आप कह रहे हैं कि यही 36 दूरी का कितना जाना है? 3/5। लेकिन कैसे जाना है? शांत जल में। तो शांत जल में स्पीड कौन सा काम करेगा? सिर्फ नाव की अपनी स्पीड काम करेगा। और बताइए नाव की अपनी स्पीड कितना? तब तो यहां 3 से 3 गया, 7.2 घंटे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हो गया। अब 2 क्वेश्चन, आज 29वें क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आगे ऐसे भी हो चुका है, याद है? ऑनलाइन में जो भी भाई हो कॉपी कलम लेके बैठो, क्योंकि मैं ये ऑफलाइन क्लास को लाइव कर रहा हूं। बाद में लिखने के भरोसे मत बैठो, कॉपी कलम लेके बैठो, ठीक है? सिनेमा की तरफ मत देखो, क्योंकि सिनेमा देखने वाले की बैंड हमेशा बज जाता है।
और उस समय कोई काम नहीं देगा जब बैंड बज चुका होगा। आगे बढ़े। अब यहां ध्यान दो भाई, ये तो इसको क्या बताना है, इसको बताना है। एक सिक्का को 7 बार उछाला जाता है, कह रहा है कि 2 चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पहले तो आप ये बताइए, 7 बार उछालिएगा तो टोटल घटना 128 हो जाएगा। एक ही सिक्का को 7 बार उछाल दीजिए, चाहे 7 सिक्का को एक के साथ उछाल दीजिए, तो फटाफट 7 बार सिक्का गिरेगा। आप क्या चाहते हैं, इस 7 में से किसी 2 पर हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जब आप 7 में से किसी 2 पर हेड लाना चाहते हैं, तब तो 7 गुने 6/2 यानी 21, ये आपके अनुकूल परिणाम हो गए। टोटल परिणाम 128, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मेरे अनुकूल परिणाम और बटे टोटल परिणाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इसको देखो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन को, इसने हमसे कहा कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि सर ये पी क्यू आर जो है ना 60 डिग्री है, और पी आर क्यू जो है ना ये 20 डिग्री है। ये कह रहा है कि इस कोण का अंतः समद्विभाजक और इस कोण का अंतः समद्विभाजक जहां पर मिल रहा है पॉइंट है ओ, बताइए इस ओ का एंगल क्या होगा। अब थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उतना क्या सोचना है। ये जो 60 है वो 30-30 नहीं होगा क्या, ये जो 10-20 है वो 10-10 नहीं होगा क्या। त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोण का योगफल 180 होगा, तब 30 और 10 40, तब तो ये बचेगा कितना, हो गया। जरूरी है 90 + a/2 करेंगे, उतना टाइम थोड़े। चलिए, हो गया होगा। आगे बढ़िए। अब आप, ये तो कल ले वाला क्वेश्चन है, कैसे कैसे हो गया। ये मेरे दोस्त यहां पे नहीं है, सॉरी, ये यहां पे नहीं है, 1:2 है। थोड़ा समझ लो। आपके पास एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, ए बी और सी, ठीक। आपसे कहा कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है, एफ है। आपसे कह दिया ये दोनों को इस प्रकार आप मिलाते हैं कि डीएफ पर कहीं एक पॉइंट मिल जाता है ई, और ये जो पॉइंट ई है ये पूरे डीएफ को 1:2 में बदल दे रहा है, यानी 1:2 में बांट दे रहा है। साथ ही साथ आपके इस डी का मान 4 सेमी दे दिया है। तो आप ही बताइए, 1 का मान 4 सेमी तो 2 का मान 8 सेमी हो जाएगा, तो पूरा डीएफ 12, 8 4 12। और आप पढ़े होंगे क्लास 10वीं में मिड पॉइंट थ्योरम, किसी त्रिभुज में किसी 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। जब इसका ये आधा है, तो आधा है तो 12, तो 12 को डबल करेंगे तो 24, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे काम कर रहा था। और अब आज के सेशन का अंतिम सवाल। हाँ चलिए, हो गया ये।
आगे बढ़ा दें। ठीक, देखिए इसको, देखिए लास्ट सवाल है ना। अरे पहले सुनेगा, आप सुनो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहीं पर गर्दा कैसे उड़ा दिया जाएगा इसको। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बना है ये एक चक्रीय नहीं, चक्रीय समलंब। और यहीं पर सुनिए, थोड़ा बता देते हैं बगल में, तुरंत समझ में आ जाएगा। जब कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी सर्कल के अंदर कोई समलंब चतुर्भुज आ जाए, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर अगर कोई समलंब चतुर्भुज आ जाए तो इसे चक्रीय समलंब कहा जाता है, और इसी को समद्विबाहु समलंब भी कहा जाता है। और समद्विबाहु समलंब इसलिए कहा जाता है क्योंकि असमांतर भुजा बराबर हो जाता है। इतना ही नहीं, इस स्थिति में जो आप डायगोनल खींचते हैं ये भी इक्वल हो जाता है। इस स्थिति में अगर ये कोण x डिग्री है तो ये भी x हो जाता है, ये अगर y डिग्री तो ये भी y डिग्री हो जाता है। साथ ही साथ यहां से आप लंब डालते हैं और यहां से जो आप लंब डालते हैं, ये दोनों सर्वांगसम समकोण त्रिभुज बन जाता है, जिसके कारण इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर हो जाता है। पूरा बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या? नो 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 नो, उसे रेडियस से कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर रेडियस से कोई मतलब नहीं है, बस समलंब चतुर्भुज सर्कल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये सब तो हम रूल रेगुलेशन लिखाते रहते हैं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बीच बीच में देखिएगा कि पूरा पूरा बोर्डे रूल लिख देते हैं, धीरे धीरे फॉर्म में आ जाएंगे एक दो दिन में। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होता है, बीच में थ्योरी भी होता है। हाँ, और एक दिन में किसी को पसंद कर लेना, धोखे को आमंत्रण देना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए, किसी को जांचिए परखिए कि आपके लायक है कि नहीं। जांचे न परखिए सीधे रोज लेके चले गए, है ना, रोज लेके चले जाइएगा तो तुरंत धोखा मिल जाएगा, उधर से पता चलेगा किसी और से भी वो रोज ले रहा था, है ना। और जब देखिएगा तो घटे घटे प्राण जाएगा, है ना। नहीं, गाना सुनेगा फिर, पिया ड्राइवर हो, धाका धाका करा था करेज है। देखो, अरे एक से एक हम 30 मार्खा को देखे हैं, एक से एक दिल जले को देखे हैं। नाम नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, और अपना मित्र को कहेगा कि तुमको तुम्हारी भाभी लगेगी, है तुम, हाँ तुम ध्यान नहीं देगा, इस तरह का बताइए। मतलब जान पहचान, मैं तेरा मेहमान। आप तुरंत 2 दिन के बाद देखेगा ये कान में ठेपी, कान में ठेपी, और सैड सॉन्ग सुनना शुरू करेगा। ये देखिए, आओ ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त, आप यहां से इस पे लंब डाल दो और आप यहां से इस पर लंब डाल दो। भाई मैंने आपसे कुछ कहा था, क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो ए बी है ना, ये 13 है, ये जो ए बी है ये आपका 13 है, ठीक है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ऊंचाई है 12, ये जो हमने ऊंचाई खींचा है ये 12 है, ये भी हमारा 12 है, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये 13 ये 12 तो ये कितना होगा? ये 13 ये 12 तो ये कितना होगा? और सुनिए, अब आपको सुनना यह है कि मेरे दोस्त ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें स्पष्ट कह दिया है कि हमारा जो AC है वो 37 है। अब सुनिए, एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये 5 नहीं 12, 35 और 37, ये ट्रिपलेट। तो अगर ये आपका 37 है और ये आपका 12 है
तो ये कन्फर्म यहां से यहां आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये कन्फर्म है कि मेरे दोस्त ये यहां से यहां जो आपका होगा वो 35 हो जाएगा। ये 35 में आप जान गए कि 5 है, तो यदि ये 35 में ये 5 है तो कन्फर्म ये कितना होगा, अरे यहीं तक 35 है जिसमें ये 5 थी क्या हो जाएगा 30, यहां से यहां 30 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 30 होगा तो मेरे दोस्त ये भी क्या होगा 30 होगा। ये एक ऐसा समलंब हो गया जिसकी समांतर भुजा भी जानते हैं और उसकी ऊंचाई भी जानते हैं। अब एरिया तो निकाल ही सकते हैं, अब हम तुरंत एरिया निकाल लेंगे ABCD का, तो क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजा, तो समांतर भुजा ऊपर का कितना है 30 और नीचे का 35 और 5 40 और इनटू हाइट कितना है 12, सॉल्व कर लो 6 तो 70 और गुने में 6 ये हो जाएगा 420। हो गया। टेक्निकल मेंबर हैं, कुछ बकवास करने वाले लोग हैं, बकवास वाले को ना थोड़ा सा मार दिया कीजिए ब्लॉक, ऐसे भी निठल्लों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिधर जाएंगे उधर सिर्फ गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि उनका संस्कार ही गंदगी है। अरे जो अपना माए बाप का नहीं होगा वो मास्टर का होगा, जो अपना माए बाप को सुबह शाम गरियाता होगा वो मास्टर कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसे वंश कुलहर सबको ब्लॉक मार दिया कीजिए। आपको लगता होगा मास्टर कुछ खतरनाक बात बोल देता है, सही बोलते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको सामने वाले का सद्गुण लेना है, अवगुण नहीं लेना है ना। अब खाना बगल में रखा है, बगल में गोबर रखा है, खाना खाएगा तो गोबर खाएगा, अरे खाना ना खाएगा भाई, तो अब तुम गोबर सोन के खा रहा हो तुम्हारा गलती है। हो गया डिस्कशन समाप्त आज का। आप क्या है, चलिए धन्यवाद। ये लंकेश रावण है, लंकेश, लंकेश को उड़ा दीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन दिखाएं। यहां देखो, यहां देखो, देखो एक के शब्द में हो ही जाएगा 385, ठीक है 1001। देखो ये बड़ा फेमस नंबर है, इसको पहले 5 से करो, 5 सते 35, 5 सते 35, तो हो गया 5 गुने 7 गुने 11, 3 गो प्राइम हो गया। ई जानते हो ये है 7 गुने 11 गुने 13, ये भी तुम्हारा 3 गो प्राइम हो गया। वो आपसे कह दिया था कि सर हम 4 क्रमागत प्राइम नंबर लिए हैं, क्रमागत प्राइम नंबर लीजिएगा जिसमें प्रथम 3 और अंतिम 3 का गुणनफल, तो प्रथम 3 ABC हो जाएगा और अंतिम 3 जो है आपका BC और D हो जाएगा। तो प्राइम नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, लेकिन जब प्रथम 3 और अंतिम 3 को गुना करिएगा तो BC दोनों में कॉमन नजर आएगा, और देखिए वो BC के रूप में दोनों में क्या है 11 गुना 7, तो 11 गुना 7 जो आपका कॉमन आया है वो B और C है, और ये जो आपका 5 है वो A है और जो 13 है वो D है। जो पूछा बता दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत ज्यादा नंबर होता तो ये दोनों का हम मौसौ निकालते, तो मौसौ से BC निकल जाता। लीजिए, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। गोल्ड स्टोर से लाइव है, आप लोग लाइव आ सकते हैं, ठीक है ऑफलाइन आ सकते हैं, धन्यवाद। हाँ